गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों, कल हम लोगों ने दुख अधिकार नामक पाठ का अध्ययन किया था। बच्चों, वो पाठ अब समाप्त हो चुका है। आइए अब उसकी भाषा अध्ययन पर चलते हैं। बच्चों देखिए भाषा अध्ययन, यहाँ पे प्रश्न नंबर 1 पे चलते हैं। क में देखिए क्या लिखा है, तो कंघा पतंग चंचल ठंडा संबंध। ख में क्या लिखा है, तो कंघा पतंग चंचल ठंडा संबंध। बच्चों आप देखेंगे कि क के जो भी शब्द हैं और ख के जो भी शब्द हैं, दोनों की बनावट में भिन्नता दिखाई देती है, लेकिन इसके उच्चारण में किसी तरह की भिन्नता दिखाई नहीं देती है। यानी कि जब हम इसका क का उच्चारण करेंगे कंघा, तो ख का भी उच्चारण कंघा ही होगा, यानी कि दोनों सेम है, लेकिन इसके लिखने के तरीके में ही सिर्फ भिन्नता दिखाई देती है। वो क्यों है, ध्यान से देखिए। क के कंघा में वर्गीय व्यंजन का प्रयोग किया गया है और ख के कंघा में अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। अब वर्गीय व्यंजन बच्चों आप लोगों को तो पता ही होगा, पूर्व की क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा ही होगा। आइए वर्गीय व्यंजन मैं आपको बता देती हूँ। उसके पहले आप व्यंजन किसे कहते हैं जान लीजिए। तो व्यंजन की परिभाषा है, जब ध्वनि जिसका उच्चारण करते समय हवा हमारे मुख से कुछ रुकावट के साथ संघर्ष करती हुई निकलती है और स्वर के साथ निकलती है, उसे हम कहते हैं व्यंजन। बिना स्वर की सहायता से तो व्यंजन का उच्चारण हो ही नहीं सकता, इसलिए स्वर की जो स्वर का उच्चारण जरूरी हो जाता है उसके साथ। अब आइए देखा जाए कि व्यंजन को कितने भागों में बांटा गया है। तो बच्चों व्यंजन को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म व्यंजन। बच्चों आप लोग को मालूम है कि स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं। स्पर्श व्यंजन जब व्यंजन हमारे मुख के विभिन्न भागों को छूती हुई बाहर निकलती है तो उसे हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसकी संख्या कितनी है, तो इसकी संख्या 25 है। कितनी है, 25। यानी कि क से लेकर के म तक के जितने भी व्यंजन हैं वो सब स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं। अब देखिए, अब हम लोग पढ़ते हैं क वर्ग का व्यंजन। तो क वर्ग में कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तो क, ख, ग, घ, अंगा, ये 5 व्यंजन जो है क वर्ग में आएंगे, तो इसको हम कहते हैं क वर्गीय व्यंजन। जैसे आप लोगों ने अगर मान लीजिए क ख ग घ आप पढ़ते हैं तो क, ख, ग, घ, अंगा, तो यही 5 व्यंजन जो है क वर्ग के अंतर्गत आते हैं। उसी तरह से च वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तो च, छ, ज, झ, इया। ट वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तो ट, ठ, ड, ढ, अड़ा। त वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तो त, थ, द, ध, न। अब प वर्ग के अंतर्गत कौन कौन से व्यंजन आएंगे, तो प, फ, ब, भ, म। अब यहाँ पे आपने देखा कि 25 व्यंजन, ये सारे व्यंजन को हम कहते हैं स्पर्श व्यंजन। अब हर व्यंजन के लास्ट का 5वां व्यंजन, हर वर्ग के लास्ट के 5वें व्यंजन को हम लोग कहते हैं पंचम वर्ण। यानी कि जैसे क वर्ग का 5वां अक्षर कौन सा हुआ, तो क वर्ग का 5वां अक्षर जो है अंगा हुआ। ठीक है, उसी तरह से च वर्ग का इया हुआ, ट वर्ग का अड़ा हुआ और त वर्ग का न हुआ और प वर्ग का म हुआ। बच्चों अब आइए आगे देखते हैं। तो ये जो अंगा, अड़ा, इया, न, म है, इसी को हम लोग करते हैं वर्गीय व्यंजन, और इसके साथ साथ वर्गीय व्यंजन के साथ साथ इसको हम पंचम वर्ण भी कहते हैं। अब तो आप जान गए होंगे ना कि वर्गीय व्यंजन किसे कहते हैं। अब नीचे ये देखते हैं जिसमें लिखा है, जहाँ पे जिन जिन शब्दों के में अनुसार का प्रयोग हुआ है, जैसे कंघा पे अनुसार का प्रयोग हुआ है, पतंग पर प्रयोग हुआ है, चंचल पर प्रयोग हुआ है, ठंडा पर हुआ है, संबंध पे। बच्चों मानक भाषा में सुविधा की दृष्टि से अब हर पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में सूचित किया जाता है। जैसे कभी आप टाइप करने में, यानी टंकण की सुविधा के लिए ऐसा नियम बनाया गया है कि जब टाइप करने में दिक्कत होती है तो हर 5वें वर्ण को हम लोग अनुस्वार के रूप में प्रयोग करते हैं। अब ग पर आइए, अक्षुण, सम्मिलित, दुवन्नी, चवन्नी, अन्न। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए,
अभी तो मैंने कहा कि हर पंचम वर्ण की जगह पे अनुस्वार का सूचित मतलब प्रतीक होता है, अनुस्वार के रूप में उसको कर सकते हैं। लेकिन जब पंचम वर्ण 2 बार आए, जब पंचम वर्ण द्वित व्यंजन के रूप में आए, द्वित व्यंजन आप लोग को तो मालूम होगा, पहला व्यंजन जो स्वर रहित और दूसरा व्यंजन स्वर सहित। तो जब जो है पंचम वर्ण जो है द्वित व्यंजन के रूप में आए तो उसको क्या करते हैं, तो वहाँ पे हम पंचम वर्ण को अनुस्वार के रूप में नहीं लिखेंगे, वहाँ पे हम जो है उस पंचम वर्ण का मूल वर्ण ही लिखेंगे। जैसे यहाँ पे है अक्षुण का, देखिए र यहाँ पे पहले स्वर रहित है, दूसरा स्वर सहित है। सम्मिलित में आधा में फिर म लिखा है, यहाँ पर भी पहले स्वर रहित दूसरा स्वर सहित है। अब आगे देखिए घ में आते हैं, संशय, संसद, संरचना, संवाद, संहार। यहाँ पे देखिए बच्चों, अब यहाँ पे ध्यान से देखिए बच्चों, जैसा कि यहाँ पे देखिए यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन का प्रयोग हुआ। अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं, तो अंतस्थ व्यंजन य, र, ल, व, ये सारे 4 जो है अंतस्थ व्यंजन होते हैं। इनका प्रयोग करने पे हम क्या करेंगे, अब इनका प्रयोग करने पे हम लोग अगर इन व्यंजनों के साथ अनुस्वार आता है तो जो वहाँ पे पंचम वर्ण जो अपनी मूल रूप में ही रहता है, वहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग नहीं होता। जैसे अन्य लिखा है, यहाँ पर अन्न यह है ना, तो उसके पहले पंचम वर्ण न आया है, तो न यहाँ पे हम अनुस्वार के रूप में न को नहीं लिख सकते, हम उसके मूल रूप में यानी कि आधा न के रूप में ही लिखेंगे। अब आइए आगे देखते हैं बच्चों, अंतस्थ व्यंजन में कुछ व्यंजन ऐसे होते हैं कि वहाँ पे सिर्फ अनुस्वार का ही प्रयोग करेंगे। जैसे यहाँ पे दिया हुआ है कि संशय, संसद, संरचना, संवाद, संहार। लेकिन अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि कहाँ पे ये अनुस्वार जो है हमको कैसे पता चलेगा। यहाँ पे पंचम वर्ण को तो हमको संबोधित तो कर नहीं रहा है, दिख नहीं रहा है, तो हम जो है इसकी संरचना पर हम ध्यान से देखेंगे कि अगर यह रहता है और र रहता है तो वहाँ पे न का प्रयोग होगा है, और यदि वह रहता है तो वहाँ पे म का अनुस्वार के रूप में सूचित करेगा, और अगर ह रहता है तो अंगा के रूप में अनुस्वार सूचित करेगा। बच्चों अब आगे देखते हैं बच्चों, यहाँ पे चंद्र बिंदु भी दिया गया है। अनुस्वार और अनुनासिक इन दोनों को उच्चारण करके आप इसको अंतर को जानने का प्रयास करिएगा, आप लोग का ये होमवर्क है। अब आइए अभ्यास 2 पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए, निम्नलिखित शब्दों के पर्याय लिखिए। यहाँ पे देखिए ईमान मतलब क्या होता है, जमीर और धर्म। दूसरा देखिए वदन का, जिसका पर्याय होगा देह हो गया, काया हो गया, शरीर हो गया। अंदाजा का देखिए अनुमान हो गया, आकलन हो गया। बेचैनी का देखिए व्याकुलता हो गया, अधीरता हुआ, अकुलाहट हो गया। गम का देखिए कष्ट है, पीड़ा है, दुख है, ये सारे गम का पर्यायवाची है। दर्जा का देखिए श्रेणी हो गया, कक्षा है, स्तर है, ये श्रेणी दर्जा का पर्यायवाची हो गया। जमीन का देखिए पृथ्वी, धरा, धरती, भूमि, वसुंधरा, ये सारे पृथ्वी के जमीन के पर्यायवाची हैं। जमाना का देखिए संसार, जग, दुनिया, ये सारे जमाना के पर्यायवाची हैं। बरकत, वृद्धि, लाभ, बढ़ना, बढ़ोतरी, ये सारे बरकत के पर्यायवाची हैं। बच्चों अब आइए प्रश्न नंबर 3 पर चलते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, निम्नलिखित उदाहरण के अनुसार पाठ में आए शब्द युग्मों को छांट कर लिखिए। शब्द युग्म यानी कि जब एक साथ 2 शब्द आते हैं उसको हम बोलते हैं युग्म। शब्द युग्म यानी कि युग्म मतलब होता है जोड़ा। अब यहाँ पर देखिए बेटा बेटी, हमेशा अगर कहीं हम लोग लिखते हैं या देखते हैं तो बेटा बेटी एक साथ आते हैं यानी कि जोड़े की तरह से आते हैं। उसी तरह से फपक फपक कर हुआ। बच्चों इसी तरह से आप लोग छांट करके अपने बुक से देख करके लिखिएगा। अब आइए प्रश्न नंबर 4 पे चलते हैं। पाठ के संदर्भ के अनुसार निम्नलिखित वाक्यांशों की व्याख्या कीजिए। यानी कि पाठ के संदर्भ के अनुसार इसकी व्याख्या करना है, यानी कि पाठ में जो ये सारे शब्द आप लोग को देना है उसी के संदर्भ में इसकी व्याख्या करना है। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा है। पहला, बंद दरवाजे खोल देना। बंद दरवाजे खोल देना अर्थात प्रगति में बाधक तत्व हटने के बाद बंद दरवाजे खुल जाते हैं, इसकी व्याख्या हुआ। निर्वाह करना यानी कि भरण पोषण करना। भूख से बिलबिलाना यानी कि बहुत तेज भूख लगने पर रोना। कोई चारा होना यानी कि कोई और उपाय न होना।
शोक से द्रवित यानी कि दूसरों के दुख को देख करके भावुक हो जाना, इसका ये वाक्य हो गया। अब आइए अभ्यासकार 5 पे चलते हैं। निम्नलिखित शब्द युग्मों और शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। शब्द युग्मों और शब्द समूहों का अपने वाक्यों में प्रयोग करिए। ये आपका होमवर्क है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे दिया है ना कि छन्नी कंगना, तो यहाँ पे अब अगर मान लीजिए आप लोग इसमें लिखा है ना कि उसके अपने बेटे की क्रिया के लिए, उसके कफन के लिए उसने छन्नी कंगना अपना बेच दिया, तो आप ऐसे वाक्य प्रयोग कर लीजिएगा कि उस बूढ़ी स्त्री ने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए छन्नी कंगना बेच दिया। इस तरह से वाक्य प्रयोग आप कर लीजिएगा। इसी तरह से आप ये सारे शब्दों का जो है आप स्वयं वाक्य प्रयोग करेंगे। ये भी आप लोग का होमवर्क है बच्चों। अब आगे देखिए, छठा क्या है। निम्नलिखित वाक्य संरचनाओं को ध्यान से पढ़िए और इस प्रकार के कुछ और वाक्य बनाइए। इस वाक्य को ध्यान से पढ़िए और कुछ और वाक्य बनाइए। जैसे लड़के सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगे। आपने ऐसा ये वाक्य देखा। अब आप इसी तरह का दूसरा वाक्य बनाएंगे। जैसे छोटे बच्चे सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगते हैं, या तो आप ऐसे लिखिए मेरा छोटा भाई सुबह उठते ही भूख से बिलबिलाने लगता है। बच्चों, इसी के आधार पे आप इन सारे शब्दों का, इन सारे वाक्य या वाक्यों का वाक्य प्रयोग करिएगा। इसको आप स्वयं करिएगा। ये आपका होमवर्क है। चलो बच्चों, ये लेसन अब समाप्त होता है। आपको कल हम इसका क्वेश्चन आंसर दे देंगे। अगर आपके पास कॉपी होगा तो आप लिखिएगा, अन्यथा मत लिखिएगा। आपको यहाँ पे इस पर पढ़ा ही रहेगा ऑनलाइन, सब आपको लिखा बाद में आप देख लीजिएगा, और अगर हो तो लिख लीजिएगा। कल जो है न्यू लेसन में स्टार्ट करूँगी। धन्यवाद।